मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है विश्व का भूगोल, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने वाले हैं। तो अब अपन यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड पढ़ चुके हैं, अब अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर थर्ड, जिसमें एशिया के भूगोल के बाद में यूनिट सेकंड में आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड में यूरोप का भूगोलिक अध्ययन। अब किसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं? यूरोप के भूगोलिक अध्ययन के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ठीक है, साथ साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाकर जरूर से देख लेना पीडीएफ को। चलो शुरू करते हैं अपन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अपन एशिया के भूगोल के बाद में पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में, तो यूरोप के कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है जिसके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। यूरोप ने औद्योगिक क्रांति को सूत्रपात किया और आज भी विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। तो आप सबको पता होगा, सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जब मनुष्य ने जन्म लिया, जैसे ही मनुष्य ने जन्म लिया तो थोड़े वक्त के बाद में उसने क्या किया आपके सामने, उसने सबसे पहले जब धन को इकट्ठा करना शुरू किया होगा, वो समय होगा जब मनुष्य ने सबसे पहले धन को इकट्ठा करना शुरू किया होगा। तो उसके लिए संचित धन, धन दो प्रकार का होता है आपके सामने, अचल और चल संपत्ति। समझ में आ गया ना? अचल संपत्ति क्या होती है? पैसा हो गया, उसके पास अनाज हुआ करता था, वो अचल संपत्ति है, मतलब आ जा सकती है जो आपके सामने। चल संपत्ति क्या होती है? जिसको आप आसानी से बेच नहीं सकते, जो स्थिर ज्यादा होती है। समझ में आ गया? तो वो पहली अचल संपत्ति जो मनुष्य ने जब जीवन में बनाई होगी वो थी क्या? पशु। जिसमें जब जन हुआ करते थे आपके सामने, जन मतलब छोटा समूह, कबीले हुआ करते थे उस समय, जिस व्यक्ति के पास जितने ज्यादा आपके सामने पशु हुआ करते थे, पशुपालन हुआ करते थे, वह उतना ही ज्यादा अमीर हुआ करता था। वक्त बदला, आपके सामने जन है वो जनपदों की तरफ बदले, मतलब मनुष्य ने आपके सामने लोहे का आविष्कार किया। जैसे ही मनुष्य ने लोहे का आविष्कार किया, उसके सामने जो कृषि है उसको करना और भी ज्यादा सुलभ हो गया। इसीलिए क्या हुआ, जन है वो जनपदों में बदले, मतलब पहले जो छोटे से कबीले हुआ करते थे वो बड़े राज्यों में बदले। और जिस मनुष्य के साथ या जिस मनुष्य के पास जितनी ज्यादा जमीन हुआ करती थी, जितनी ज्यादा कृषि हुआ करती थी, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या हुआ करता था आपके सामने, अमीर हुआ करता था। ये आपके सामने जो कृषि है, जिस उससे जमींदारी प्रथा निकली, अलग अलग प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं निकली। पूरी दुनिया में अगर अपन बात करें तो बहुत लंबे समय तक आपके सामने जो कृषि है वो दुनिया में अचल संपत्ति के रूप में काम करती है। मतलब जिनके पास जितनी ज्यादा कृषि है, भूमि है, वो उतना ही ज्यादा अमीर होता है। वक्त बदलता है, 17वीं 18वीं शताब्दी की तरफ अपन बढ़ते हैं और मशीनों का आविष्कार होना शुरू होता है। वहीं से शुरुआत होती है दुनिया में पहली औद्योगिक क्रांति की, जिसमें से जो कृषि आपके सामने, जो कृषि है मुख्यतः शुरुआत कृषि से हुई। कृषि के अंदर जो आपके सामने जिन हाथों से जो उपयोग किया जाता था, मजदूरों को मिलना मुश्किल हो गया था उस समय जो कृषि से संबंधित क्या हो गया आपके सामने, औजारों का निर्माण होना शुरू हुआ, मशीनों का निर्माण होना शुरू हुआ, और उससे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। वो औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू होती है? यूरोप से शुरू होती है, जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। फिर वो औद्योगिक क्रांति आपके सामने, 4 औद्योगिक क्रांतियां इस समय हो चुकी हैं। पहले आपके सामने मशीनों से थी, दूसरी आपके सामने कोयले व इंजन, कोयले की थी, है ना, कोयले व तेल की थी, तीसरी आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, और अब इस समय जो चल रही है वो कौन सी थी, जो खत्म होने की कगार पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल की, ऑटोमेटिक्स की थी, मतलब स्वचालित की तरफ। और अब एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 5वीं औद्योगिक क्रांति है। सब औद्योगिक क्रांतियों की शुरुआत कहां से होती है? यूरोप से होती है आपके सामने। और तभी वो यूरोप में जो लोग हैं वो अमीर होते हैं उन मशीनों के द्वारा, और पूरी अलग अलग दुनिया में अपने कच्चे माल को बेचने के लिए जाते हैं, और तभी उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। समझ में आ गया? पूरा विस्तार से बता दिया आपको एकदम। अब आप कितना लिखोगे तो आप पर निर्भर करता है। पहले वाला प्रश्न, पहले वाली जो जगह है वो कौन सी है? रूहर घाटी, जर्मनी के अंदर। जर्मनी का यह क्षेत्र जो यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कोयला, लौह इस्पात, मशीनरी व रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखो, रूहर क्षेत्र जर्मनी में, जैसा अपना यहाँ पे जो झारखंड और जो छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, पठार जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वही जर्मनी में एक जगह है रूहर घाटी नाम की जगह। ये घाटी भी अपने राज्य, जो अपने भारत में
झारखंड, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार है, वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपने उद्योगों के लिए, अपने खनिज खनन के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरीके से रोहर घाटी है जर्मनी, वो इसी चीज के लिए प्रसिद्ध है जहां पर कोयला निकलता है, लोहा इस्पात निकलता है। अगर जहां पर कोयला निकलेगा, लोहा इस्पात निकलेगा, उससे संबंधित उद्योग भी उत्पन्न होंगे, तो वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरी के और रासायनिक उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मुझे उम्मीद है आपके सामने समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले वाला है आपके सामने ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा? ग्रेट ब्रिटेन, मिड सेंट्स लंदन। तो बर्मिंघम और मैनचेस्टर जो वस्त्र उद्योग के लिए, जो सेलफील्ड है, जो शेफील्ड है इस्पात उद्योग के लिए, और लंदन वो सेवाओं के लिए, उच्च टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध है। देखो, आपके सामने अगर पूरी दुनिया में उद्योगों की बात करें और खास करके यूरोप की बात करें और लंदन ब्रिटेन की बात नहीं करें, अगर अंग्रेजी सत्ता की बात नहीं करें, तो उद्योग है वो अधूरे रह जाएंगे। उसमें जो प्रमुख जगह है बर्मिंघम और मैनचेस्टर, मैनचेस्टर है वो पूरी दुनिया में आप सबको पता है वस्त्र उद्योग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। फिर शेफील्ड नाम की जगह जो इस्पात का उद्योग है, जो लोहे का उद्योग है, उसके लिए प्रसिद्ध है। लंदन किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? अपनी सर्विस देने के लिए प्रसिद्ध है ना, और अपने टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इन जैसे जो भारी वस्त्रों का उद्योग हो गया और आधुनिक जो औद्योगिक केंद्र यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, ये जो आपके सामने जो ब्रिटेन है उसकी अलग अलग जगह के अंदर। अगले वाला है पेरिस बेसिन। पेरिस बेसिन जो फ्रांस के अंदर दिखाई पड़ता है, यहाँ पर पेरिस के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे उच्च टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके सामने उद्योग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें मोटर वाहन और विमान से संबंधित आपके सामने आज के समय जो आप हमारा जो विमान है आपके सामने, जो भारत में जितने भी लड़ाकू विमान है वो मुख्यतः कहां से निकल के आते हैं आपके सामने? फ्रांस से खरीदे अपने। तो फ्रांस है ना, वो अपने मोटर जो गाड़ियां होती हैं है ना, उनके जो उद्योग है उसके लिए, आपके सामने विमान है उसके उद्योग के लिए बोइंग कंपनी शायद फेमस कंपनी भी वहीं की है, फ्रांस की है। और रसायन और आपके सामने लग्जरी सामान से संबंधित उद्योगों का क्या है? गढ़ है। तो यही आपके सामने जो पेरिस जो फ्रांस है वो आपके सामने आसपास के जितने भी जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। खास करके ऑटोमोबाइल का जो उद्योग है उसके लिए कौन सा देश फेमस है आपके सामने? फ्रांस है वो फेमस है, और उसमें से भी जो पेरिस है वो उसमें से ज्यादा फेमस दिखाई पड़ता है। अगले वाले की बात करें, लोरे। लोरे नामक जगह है जो आपके सामने फ्रांस जर्मनी की सीमा पर है, जो प्रसिद्ध अपने लो एस्क की प्रचुरता के लिए, जहां पर सबसे ज्यादा क्या है? लोहे से संबंधित आपके सामने क्या निकलता है? लोहा सबसे अधिक निकलता है। कहां पर? फ्रांस और जर्मनी के ऊपर। जहां पर लोहा निकलता है उससे उसी से संबंधित जो उद्योग है, लोहा इस्पात उद्योग है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लोरे फ्रांस जर्मनी के जो आपके सामने सीमा है वहां के आसपास का लोहा एस का उद्योग है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अगले वालों की बात करें आपके सामने, अगले वाला प्रश्न आपके सामने उत्तरी इटली। उत्तरी इटली की बात करें, पो घाटी है, मिलान, ट्यूरिन, जेनेओ, ये जो आपकी जगह है, देखो इटली के जगह है मिलान, ट्यूरिन, जेनेओ, जो आपके लिए किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? त्रिकोणीय भारी उद्योग के लिए। जो आपके सामने जो भारी इंडस्ट्रियल उद्योग होते हैं आपके सामने, कोई देखो कोई भी उद्योग होता है उसमें बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत होती है, और वो बड़ी बड़ी मशीनें कहां से निकलती हैं? आपके सामने इटली में निर्मित होती हैं, जिसमें से आपके सामने अलग अलग प्रकार के उद्योग हैं। जैसे ऑटोमोबाइल का उद्योग हो गया, फिएट कंपनी है, वो फिएट कंपनी कहाँ की? आपके सामने इटली की है। फैशन से संबंधित आपके सामने जो फैशन से संबंधित आपके सामने जो उद्योग है वो यहाँ के ही सबसे ज्यादा पॉपुलर उद्योग है। अगले वाले की बात करें, आपके सामने सबसे ज्यादा किसके उद्योग यहाँ पर इटली में दिखाई पड़ते हैं? इंजीनियरिंग के उद्योगों का, इंजीनियरिंग के जितने भी उद्योग हैं उसका भी केंद्र किसको माना जाता है? उत्तरी इटली को माना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला है मध्य और आपके सामने जो यूरोप के उद्योग है जितने भी आपके सामने, वो सारे के सारे उद्योग भी कहां पर हैं? आपके सामने कौन से उद्योग दिखाई पड़ते हैं मध्य और पूर्वी यूरोप में? पोलैंड, पोलैंड जो देश है वहां पर कोयला इस्पात जैसे उद्योग दिखाई पड़ते हैं। चेक गणराज्य में आपके सामने जो मशीनरी का उद्योग है, वो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को मशीन प्रोवाइड कराने का उद्योग है वो दिखाई होता है। यूक्रेन है, यूक्रेन में अलग अलग प्रकार की जो भारी उद्योग है उसके लिए वो फेमस है। ये सब देश अपने औद्योगिक आधार पर विकास कर रहे हैं, तो अलग अलग देशों में अलग अलग जो उद्योग है वो फेमस है। देखो अगर आपको कोई भी नहीं पता होना तो 5-10 देशों के जो प्रमुख जगह है इनके नाम रट लेना, और लोहा इस्पात उद्योग रट लेना, ऑटोमोबाइल उद्योग रट लेना, मशीनरी उद्योग रट लेना, 4-5 नाम रट लेना और चिपका लेना, पास हो जाओगे।
यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्र में उच्च तकनीकी क्षमता, मतलब यूरोप के जो उद्योग है उनके अंदर एक चीज जो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है वो कौन सी आपके सामने, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे शानदार टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो यह आपको भी पता है यूरोप के देश हैं, यूरोप अपने लिए फेमस किस चीज के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। कुशल कर्म, वहां पे सबसे ज्यादा स्किल्ड क्या मिलेंगे आपके सामने, वर्कर, सबसे ज्यादा स्किल वर्कर कहां पर मिलता है, यूरोप के अंदर ही मिलता है। साथ के साथ आपको पता है सबसे ज्यादा रिसर्च के ऊपर, अनुसंधान और विकास के ऊपर कौन फोकस करता है, यूरोप है, वो अपने सबसे ज्यादा रिसर्च पर और विकास पर फोकस करता है। तो इनसे संबंधित इनके सारे सारे उद्योग दिखाई पड़ते हैं। तो यही है आपके सामने जो यूरोप के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र उसके ऊपर अपन विस्तार से बात की। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बात बताना। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, जो भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भूमध्य सागरीय जो कृषि है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं आपके सामने। क्या है, भूमध्य कृषि है आपके सामने। भूमध्य कृषि है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर भूमध्य जलवायु होती है। भाई ये तो आपको भी पता है, भूमध्य कृषि कहां पर पाई जाएगी, जहां पर भूमध्य जलवायु होगी। अच्छा, आपको ये जानना जरूरी है, आपने वो प्रश्न जरूर से पढ़ लिया होगा जहाँ पे मैंने विभिन्न प्रकार के जलवायु के बारे में बताया था। इसी भूगोल के पेपर में अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट में है, वो आपके सामने जरूर से पढ़ लेना। भूमध्य जलवायु वहां होती है जो गर्म होती है। भाई कहां पर पाई जाएगी, भूमध्य रेखा के आसपास आपके सामने भूमध्य की जो जलवायु है वो पाई जाएगी। अच्छा, आप सबको भी पता है, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हो तो भूमध्य रेखा होती है, वहां पर सूर्य की किरणें क्या होती है, सीधी की सीधी पड़ती है। सीधी की सीधी भूमध्य की रेखा पर आपके सूर्य की किरणों की पड़ने की वजह से सबसे ज्यादा वहां का तापमान देखने को मिलता है। तापमान देखने की वजह से वहां पे गर्मी ज्यादा रहती है। जैसे आपके इससे क्या होता है, पानी है वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट मतलब उसका वाष्पीकरण जल्दी देखने को मिलता है। इस कारण क्या होता है, वहां पे आपके सामने हर समय आर्द्रता बनी रहती है। और आर्द्रता के साथ क्या होता है आपके सामने, एक बार आपको लगेगा कि मौसम एकदम खुला है, एकदम धूप खिली होगी, बहुत ही शानदार और स्वच्छ मौसम दिखाई देगा। एक घंटा बीतेगा और मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाएगी। लगातार एक आध घंटे तक बारिश होगी, उसके बाद में फिर से मौसम खुल जाएगा, बारिश आपके सामने मौसम साफ और स्वच्छ हो जाएगा। एक दो घंटे निकलेंगे, बहुत ज्यादा आर्द्रता देखने को मिलेगी और फिर से बरसात हो जाती है। तो इस प्रकार का आपके सामने मौसम देखने को मिलता है भूमध्य सागरीय, आपके सामने जो क्या होते हैं, जलवायु होती है वहां पर। इस प्रकार की जो जलवायु है इसके अंदर क्या होती है, गर्मी, शुष्क ग्रीष्मकाल व हल्की सर्दियां, आदर सर्दियां देखने को मिलती है। गर्मियां वो शुष्क रहती है और आदर सर्दियां वो देखने को मिलती हैं आपके सामने। विशिष्ट फसलों की बात करें आपके सामने, कौन सी प्रकार की यहाँ पे फसलें देखने को मिलती हैं। तो पहले आपके सामने ये मुख्य रूप से खट्टे फल यहाँ पर आपके सामने मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खट्टे फलों की बात करें, संतरा, नींबू, जो खट्टे फल होते हैं वो इस जगह पर सबसे ज्यादा उगते हैं। अब खट्टे फल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास आपने खट्टा फल खाया होगा। तो नींबू तो सबको पता है खट्टा होता है, संतरा भी खट्टा होता है, अंगूर है वो सबसे ज्यादा उगता है। और यूरोप के आसपास की जगह यहाँ पर इटली है ना, इटली अपने जो अंगूर की खेती के लिए फेमस है, और अंगूर से ही क्या बनती है, शराब भी बनती है। समझ में आ गया आपके सामने। यहाँ पे आपके सामने जो कृषि की जाती है वो कौन सी की जाती है, जैतून की खेती की जाती है। जैतून की फसल वो आपको सबको पता है किस चीज के लिए फेमस है, तेल के लिए फेमस है। जैतून की कृषि किस लिए की जाती है, तेल के लिए की जाती है। और अंजीर जैसी जो फसलें हैं उसके जाने मानी फसलें हैं जिनको उगाया जाता है, जिन्हें लंबी गर्म व शुष्क मानसून काल, ग्रीष्म काल की जरूरत होती है। तो बहुत ज्यादा जो लंबा शुष्क काल, मतलब शुष्क काल ऐसा नहीं जो अपने राजस्थान में गर्मी पड़ती है इस प्रकार की गर्मी नहीं, ठीक ठाक सा मौसम चाहिए होता है इनको। इस प्रकार का मौसम जो ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा सर्द हो, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए, सर्दी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा लंबा ग्रीष्म काल मिलना चाहिए। इसीलिए आपके सामने ऐसे समय क्या होती है, आपके सामने जो खट्टी फसलें हैं वो उगती हैं, जैसे संतरा, नींबू, अंगूर, जैतून जैसी जो फसलें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपके सामने। अगले वाला है प्रश्न आपके सामने बागवानी का। यहाँ पर यूरोपीय जो देश है यहाँ पर बागवानी देखने को मिलती है। और यहाँ पर किस प्रकार की बागवानी देखने को मिलती है, गहन बागवानी देखने को मिलती है। यह गहन बागवानी एक कृषि का रूप है जहां पर फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। बागवानी में कौन सी बागवानी देखने को मिलती है आपके सामने, गहन बागवानी। गहन बागवानी क्या होती है, देखो कृषि करने के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक प्रकार होता है सघन कृषि करना। सघन कृषि कौन सी कृषि होती है, बहुत मतलब बड़े क्षेत्र के अंदर आपके सामने व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या किया जाता है, आपके सामने फसलों को उगाया जाता है। तो लोगों के लिए, आपके सामने लोगों के खाने के लिए उत्पादन करने, लोगों के खाने के लिए खाद्य आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए
यूरोप में बागवानी की जाती है, और वो किस चीज की बागवानी होती है आपके सामने? फलों की और सब्जियों की, ताकि यूरोप होते हैं वहां पर आपके अन्य देशों में क्या है, फल व सब्जियां हैं वो पहुंचाई जा सके। समझ में आ गया आपके सामने? अगले वाला प्रश्न आपके सामने यूरोप में कृषि से संबंधित है, जल संरक्षण। शुष्क ग्रीष्म काल के कारण सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है और जल संरक्षण की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यूरोप में क्या होता है आपके सामने, जो शुष्क ग्रीष्म काल होता है उसमें बरसात नहीं होती है। अच्छा, भारत जैसे देश में क्या गर्मियों में बरसात होती है ना, तो इसलिए क्या होता है, हमारे पेयजल की समस्या है ना थोड़ी कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर अपन देखो भारत में अगर गर्मियों में अगर बरसात नहीं होती तो कितनी बड़ी समस्या हो जाती है ना। तो यही है यहाँ पर यूरोप के अंदर, जो यूरोपीय देश है यहाँ पर क्या होता है आपके सामने शुष्क ग्रीष्म काल देखने को मिलता है, गर्मियों में बरसात नहीं होती है। इस कारण सिंचाई है उसका बड़ा महत्व होता है, पानी को सही से उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर पानी को सही से संरक्षित नहीं किया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके सामने, वहां पर पानी की कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए जल संरक्षण की जो तकनीक है उन सब का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जो जल संरक्षण की तकनीक है उन सब का उपयोग किया जाता है। अगले वाला है आपके सामने व्यापारिक प्रकृति। यह कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक होती है। यूरोप की बात करें और वहां पर मुख्य रूप से आपके सामने किस प्रकार की कृषि की जाती है, व्यापार के लिए कृषि की जाती है। हमारे भारत में अधिकतर कृषि व्यापार के साथ के लिए तो करते करते हैं, लेकिन हम अपने खुद खाद्य आपूर्ति के लिए, जैसे आप भाई अपने राजस्थान में देखो, अपन बाजरा उगाते हैं, थोड़ा सा घर पे रख लेते हैं, है ना, गेहूं उगाते हैं, पहले खुद की आपूर्ति करते हैं फिर बाजार में लेकर जाते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है, वो खुद की खाद्य आपूर्ति से ज्यादा किस चीज पर काम करते हैं, व्यवसायिक फसलों पर ज्यादा काम करते हैं, जिनसे उनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। जहां उत्पादन को स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है। जो आपके सामने जिस प्रकार की कृषि यहाँ पर देखने को मिलती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर जितना भी उत्पादन होता है उसको मुख्य रूप से किस लिए उत्पादित किया जाता है, व्यापार करने के लिए उत्पादन किया। वहां पर क्या, तो स्थानीय बाजारों में आपूर्ति है तो वहां पर बेच दिया, फिर यूरोप अगर बढ़िया क्वालिटी की चीज है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उन सब चीजों को बेच दिया जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, गेहूं और जौ। कुछ क्षेत्रों में खास करके सर्दियों में वर्षा के साथ गेहूं और जौ जैसी रबी फसलों की भी खेती की जाती है। भाई ऐसी कोई जगह होती है जहां पर आपके सामने सर्दियां ठीक ठाक पड़ती है, मतलब अच्छी खासी सर्दियां देखने को मिलती हैं, उस वाले क्षेत्र में आपके सामने क्या किया जाता है आपके सामने, और वर्षा भी होती है आपके सामने अच्छी खासी मात्रा। गेहूं की फसल को क्या चाहिए, अच्छी खासी मात्रा में आपके सामने कम से कम 2 से 3 महीने की सर्दियां चाहिए, अच्छी खासी मात्रा की। साथ के साथ बरसात भी होनी चाहिए बीच में, आपके सामने एक टाइम है वो कम से कम बरसात होना, बहुत ज्यादा वर्षा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वर्षा नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो गेहूं की फसल को उगना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गेहूं और चावल वो फसलें हैं जिनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो भूमध्य सागर के आसपास भूमध्य जलवायु में अगर कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर सर्दियां अच्छी खासी होती हैं और जहां पर सर्दियों में बारिश भी देखने को मिलती है, तो इस प्रकार की जगह पर क्या किया जाता है, गेहूं और जौ की फसलों को भी उगा लिया जाता है। और आप सबको पता है गेहूं और जौ को किस प्रकार की फसलें हैं, इन फसलों को रबी फसलों के नाम से जाना जाता है, तो इनकी खेती भी है वो मुख्यतः यहाँ पर की जाती है। अगले वाले पॉइंट की तरफ अगर अपन बढ़े, यहाँ पर क्या किया जाता है, मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कैसे कृषि किस प्रकार की होती है, जहां पर आपके सामने पशुपालन भी कर लो और खेती भी कर लो, इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में इस प्रकार की कृषि बहुत ज्यादा फेमस है, आज से नहीं बहुत ही प्राचीन काल से हमारे जो कृषि है उसमें पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। भाई आप अपने घर में आप लगभग जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हो, अगर आप राजस्थान में मतलब जयपुर के आसपास के सिटी के विद्यार्थी नहीं हो, शहर के विद्यार्थी नहीं हो, गांव के विद्यार्थी हो, तो अगर आपके खेत है तो एक आध जानवर तो आप भी जरूर रखते हो, चाहे भैंस रखते हो, चाहे गाय रखते हो, चाहे बकरी रखते हो, चाहे ऊंट रखते हो, जो भी रखते हो, जो भी पशुधन या भेड़ रखते हो, जो भी रखते हो, लेकिन आपके यहाँ पर कुछ ना कुछ पशुपालन जरूर रखा जाता है। तो इस प्रकार की कृषि को किस नाम से जाना जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यूरोप में आपके सामने जो पशुपालन है उसको उस पर काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, जिसमें भेड़ व बकरी है उसको भी काफी हद तक क्या किया जाता है, आपके सामने भेड़ और बकरी है उनका पशुपालन किया जाता है। लेकिन ध्यान फसलों पर होता है, मतलब अपने तरफ पहले कृषि करो अच्छे से, उसके साथ एक आध भेड़ पालन और जो बकरी पालन है वो कर लिया जाता है। यह कृषि पद्धति जलवायु के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होती है, और इस प्रकार की जो कृषि है उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि क्या होनी चाहिए, जलवायु के अनुकूल होनी चाहिए, मतलब जैसी जलवायु है वैसी कृषि करनी है।
अब यह नहीं कि आप गर्मियों में आपने गेहूं उगा दिया तो किस प्रकार से उगेगा, कभी नहीं उगेगा। सर्दियों में आपको गेहूं को उगाना होता है। समझे, खट्टे फल है उनको क्या गर्मियों की जरूरत होती है, आप उनको सर्दियों में नहीं उगा सकते। तो ये जो जिस प्रकार की जो कृषि करते हैं इसमें कृत्रिम नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से ज्यादा निर्भरता देखने को मिलती है भूमध्य क्षेत्र पर। तो इसीलिए जैसा कि भारत में होता है, तो इस प्रकार की कृषि वो मुख्यतः जलवायु पर निर्भर करती है और उच्च मूल्य वाले विशिष्ट फसलों का उत्पादन करती है। साथ ही साथ यहाँ पर किस प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जो उच्च क्वालिटी की होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और व्यापारी दृष्टिकोण से उनको उगाया जाता है। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने यूनिट नंबर 3, जहाँ पे वहाँ के जो यूरोप है वहाँ के जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है उसके बारे में अपन ने अच्छे से पढ़ा और कृषि के बारे में अच्छे से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।